नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 20 फरवरी का दिन ढल चुका है। वो दिन जिसका पिछले 10 दिनों से इंतजार हो रहा था। सबकी नजरें टिकी थी, आखिर बिहार की सियासत किस करवट बैठेगी, सदन में क्या होगा, मांझी साबित कर पाएंगे बहुमत या नीतीश बनेंगे सीएम। ये तमाम सवाल जहन में चोट मार रहे थे, लेकिन अब उन तमाम सवालों के जवाब मिल चुके हैं। 22 फरवरी को शाम 5 बजे नीतीश की फिर से ताजपोशी होने जा रही है, लेकिन सबसे अप्रत्याशित रहा सदन में जाने से पहले ही मांझी का सीएम पद से इस्तीफा देना और इस्तीफा देकर महादलित को प्रताड़ित करने का नीतीश पर आरोप लगाना। तो सवाल है कि आखिर 20 का बॉस बना कौन, कौन हारा और कौन जीता। लेकिन इन सबके बीच जी पुरवैया पर आपका यकीन बना रहा और यही वजह है कि हमारी खबर सबसे सटीक और सबसे तेज रही। हमारे संवाददाता दिन भर चप्पे चप्पे पर मौजूद रहे ताकि कोई भी खबर सबसे पहले सबसे सटीक आप तक पहुंचे। तो अगले 1 घंटे हम अपने रिपोर्टर से समझने की कोशिश करेंगे कौन जीता कौन हारा, साथ ही दिन भर की गहमा गहमी भी जानने की कोशिश करेंगे। और नीतीश कुमार 22 फरवरी को बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। ये सबसे बड़ी खबर। मांझी के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ राजभवन पहुंचे। विधायक दल के नेता भी मौजूद थे साथ में। राजभवन ने नीतीश को सीएम पद की शपथ लेने के लिए रविवार शाम 5 बजे का समय दिया है और साथ ही नीतीश कुमार को शपथ लेने के बाद 16 मार्च से पहले बहुमत साबित करना होगा। नीतीश कुमार सीएम बनने जा रहे हैं। बहुत दिनों बाद बिहार की सियासत में एक तस्वीर स्पष्ट नजर आ रही है। 22 फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय ने मुझको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच जरूर दिन भर की गहमा गहमी पर नजर रही हमारे संवाददाताओं की और जरूर हम आपकी यकीन पर खरा उतरने की हमने कोशिश की और हम कामयाब भी रहे। सबसे पहले सबसे सटीक सबसे तेज हमने खबर दी। हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो दिन भर आप तक खबर पहुंचाने के लिए चप्पे चप्पे पर मौजूद रहे, दौड़ते रहे और हम उनसे समझने की कोशिश भी करेंगे कि आज जो कुछ भी हुआ वो आने वाले दिनों में बिहार की सियासत के लिए क्या तस्वीर बनाएगा। हमारे साथ हैं आनंद अमृतराज, हमारे साथ हैं साकेत और साथ ही अमित कुमार हैं, अमित झा हैं मौजूद और साथ ही आशुतोष चंद्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं और चंदन झा भी लगातार इस वक्त भी वो मैदान में हैं आप तक खबर पहुंचाने के लिए। रुपेंद्र श्रीवास्तव भी हैं और ब्रिजम पांडे भी हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे बारी बारी से कि आखिर दिन भर में जो तस्वीर बदलती रही और एक ऐसी तस्वीर समझ में सामने आ गई जो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सब की नजरें टिकी हुई थी सदन पर, लेकिन अचानक राजभवन की ओर सियासत शिफ्ट हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? सबसे पहले साकेत मैं आपसे समझना चाहूंगा, नजरें आपकी भी, आप कहां थे उस वक्त जब राजभवन से अचानक खबर आने लगी? क्योंकि सब निगाह रखे हुए थे कि सदन से खबर आएगी, सदन में कुछ होगा। देखिए बिल्कुल सुमित, जब 10 बजे का समय था तकरीबन, उस समय तमाम लोग सदन में थे क्योंकि सबकी निगाहें सदन में थी कि आखिर आज क्या होना है, क्योंकि सबसे बड़ा फैसला होना था कि आखिर बिहार की कुर्सी किसे मिलेगी। क्या जीतन राम मांझी बने रहेंगे या कि फिर से नीतीश कुमार की ताजपोशी होगी। इन तमाम जो कयासों के बीच आज अचानक से जिस तरह से जीतन राम मांझी अपने आवास से निकले, वहां पर हमारे संवाददाता आशुतोष थे वहां पर मौजूद सीएम हाउस के बाहर, और वो सीधे राजभवन चले गए। हालांकि जो विधानसभा की स्थिति थी सुमित, वो उसी तरह थी। राज्यपाल का अभिभाषण होना था विधानसभा में और जेडीयू कल देर शाम ही उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि जो राज्यपाल का अभिभाषण होगा उसका जेडीयू सहित कांग्रेस, राजद, सीपीआई तमाम दल विरोध करेंगे और अभिभाषण के समय वो सदन में मौजूद नहीं रहेंगे। उस वक्त सदन में क्या हो रहा था मैं और भी समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन जरूर आशुतोष से मैं समझूंगा क्योंकि सीएम हाउस से सारी गतिविधियां शुरू हुई। सीएम हाउस में तमाम गहमा गहमी शुरू हुई सबसे पहले सुबह से ही। आशुतोष, वक्त क्या था और कब आपको लगा कि सीएम हाउस में इस कदर गहमा गहमी हो रही है कि कुछ हो सकता है, कुछ तस्वीर बदल सकती है?
देखिए 10 बजे का समय था और ये माना जा रहा था कि जो शेड्यूल दिया गया था सीएम का बिहार विधानमंडल पहुंचने का वो लगभग 10:20 के आसपास था। तो ये माना जा रहा था कि सीएम निकलेंगे और उसके बाद बिहार विधानमंडल की तरफ कूच करेंगे, लेकिन अचानक सीएम निकलते हैं सीएम हाउस से और राजभवन की तरफ जाते हैं। वाकई किसी ने नहीं सोचा था, हम लोग भी ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वाकई ऐसा होगा, क्योंकि रात में लगातार बहुत सारी बातें हुई थी। कई विधायक भी पहुंचे थे, यहाँ तक कि जो सूचना मिल रही थी 1 बजे रात में कई विधायक सीएम मांझी से मिलने के लिए पहुंचे थे जेडीयू के। तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं सीएम मांझी सेटिस्फाइड हैं, विधायकों की संख्या उन्होंने पूरी कर ली है। जो सीएम हाउस के सोर्सेस थे वो भी बता रहे थे कि सारी संख्या पूरी हो चुकी है लगभग। अब एक कोरम बचा हुआ है जो विधानसभा में पूरा होगा। लेकिन अचानक राजभवन की तरफ मांझी जाते हैं तो दो बातें थी, या तो मांझी के पास बहुमत नहीं था और इस बात का एहसास उन्होंने रात भर में तोल मोल करके सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके वो समझ चुके थे कि अब कोई फायदा नहीं है। तो दो बातें सामने आ रही थी कि सीएम मांझी राजभवन गए हैं, या तो वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे या फिर वो पद से इस्तीफा देंगे। ठीक है, लेकिन मैं आता हूं इसके आगे के घटनाक्रम को और समझूंगा। आनंद, उस वक्त आप कहां थे और उस वक्त वहां की तस्वीर, सदन के आसपास ही आप रहे होंगे, उस वक्त वहां की तस्वीर, क्या वहां भी कहीं से भी कोई किसी ने कल्पना की थी या सोचा था, कुछ चर्चा थी, कुछ कयास थे कि ऐसा भी हो सकता था? सुमित, आप कल्पना कीजिए कि जहां एक तरफ इस बात को लेकर कयासों का बाजार गर्म था कि सदन के अंदर क्या जीतन राम मांझी बहुमत साबित कर देंगे, इस बात को लेकर कई सारे विधायकों से लगातार हम लोग की बातचीत हो रही थी। सत्ताधारी दल के लोग, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार खेमे के लोग बार बार ये दावा कर रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त संख्या है, लेकिन कई बार उन्हीं ने हम ही लोग से पूछ लिया आपके पास क्या खबर है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्थितियां क्या रही होगी बिहार विधानसभा में। मैं सुमित आपको बताऊं कि आज सुबह में जब हम 8 बजे के आसपास बिहार विधानसभा पहुंचे, इसके पहले हम लोगों ने कई बार विधानसभा का सत्र कवर किया है, लेकिन शायद ऐसी सुरक्षा हम लोग ने आज तक नहीं देखी। दंग रह गए थे हम लोग इस सुरक्षा व्यवस्था को देखकर। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी विधायक सदन के अंदर पहुंच रहे थे उनके चेहरे पर एक सवाल था, सवाल इस बात का कि आज क्या होगा। अंदेशा कई तरह के थे। अंदेशा इस बात को लेके थे कि शायद जीतन राम मांझी ने रात भर के खेल में बहुमत जुटा ली हो, लेकिन जो खबरें लगातार मिलती आ रही थी और विधायकों के जो चेहरे पर उत्सुकता झलक रही थी वो चौंकाने वाली थी। वो समझ नहीं आ रहा था उस चेहरे को देख के कि वाकई क्या होने जा रहा है। सुन लेते हैं हम। तो लोगों को लगा था कि बिहार में अगर कोई जंगल राज से निजात दिला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन वाला नेतृत्व दिला सकता है। पहले अब हम गठबंधन में थे, अब भी हम अपने सहयोगी साथियों के साथ काम कर रहे हैं और हम उस काम पे आगे बढ़ेंगे। अगर नीतीश कुमार सत्ता में रहते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आप विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? हम तो विपक्ष की भूमिका के रूप में काम कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे, ये एक सवाल है क्योंकि विरोधी दल की मान्यता को लेकर बहुत किचकिच हुई। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, विरोधी दल की मान्यता को लेकर किचकिच, फिर उसके बाद अब सत्ता में आने को लेकर सारी तस्वीर भले ही स्पष्ट हो गई है। बीजेपी का जो स्टैंड रहा वो क्या आपको लग रहा है कि एक सेटबैक हो गया बीजेपी के लिए भी? शायद ये तस्वीर उसने नहीं सोचा होगा कि जीतन राम मांझी इस्तीफा भी दे सकते हैं। हम एक तरफ व्हिप जारी कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल मांझी झटका दे सकते हैं। देखिए सुमित, ये कहा जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद ये तीसरी हार है बीजेपी की नीतीश कुमार के सामने। पहला भले ही बीजेपी इस बार कह रही थी कि जेडीयू खेमे की लड़ाई है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप क्रमवार देख लीजिए, राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी उन लोगों को समर्थन करने का ऐलान बीजेपी ने किया था जिसे नीतीश ने टिकट नहीं दिया था, और उसके बाद वहां पर बीजेपी की शीशा लेदर हुई थी। उसके बाद उपचुनाव में लालू नीतीश साथ में आए और 10 में से 4 सीट बीजेपी जीत पाई, और तीसरी बार आज का दिन था। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी एक गलती कर रही है स्टैंड लेने में नीतीश कुमार के खिलाफ, ये तो नजर आ रहा है। लेकिन कई लोग ये भी कर रहे हैं कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी, पहले से प्री प्लान था कि पहले से सारी स्क्रिप्ट तैयार थी कि मांझी को क्या करना है। बीजेपी ये दिखलाने की कोशिश कर रही थी कि हम मांझी को समर्थन दे रहे हैं, एक महादलित को समर्थन दे रहे हैं, और लेकिन मांझी अगर सीएम बने रहते तो इसका नुकसान और बीजेपी को उठाना पड़ता, क्योंकि मांझी के विवादित बयानों ये सब कुछ बीजेपी के लिए एक तरह से अच्छा भी हुआ, आप मान रहे हैं? ये निश्चित रूप से देखिए स्क्रिप्टेड था,
लेकिन कहीं ना कहीं जनता के सामने अभी क्या मैसेज जा रहा है, सामने क्या तस्वीर है कि सामने तस्वीर है नीतीश कुमार यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने बीजेपी को एक बार फिर से पटकनी दी, और ये लगा कि तीसरी बार। तो बीजेपी को डिसाइड करना है कि वो क्या सोच रही है कि ये ठीक है, हम विश्लेषण करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम का असर बिहार की सियासत पर बीजेपी के लिए कितना, आरजेडी के लिए कितना, पार्टी वार भी हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें दिन भर की गहमा-गहमी क्या रही, और ये हम टाइमलाइन के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। सुबह 10 बजे का वक्त मांझी सीएम आवास से राजभवन के लिए निकले, जैसा कि हमें आशुतोष ने बताया, और उस वक्त आशुतोष सीएम हाउस के पास थे। हमें तुरंत हमारे पास सबसे पहले खबर आई 10:12 पर मांझी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। ये खबर सबसे पहले जी पुरवैया पर आपने देखी। 11:08 पवन जायसवाल ने स्पीकर पर सवाल उठाए, बयान भी इधर आते रहे, आने शुरू हो गए। तुरंत इस्तीफा के बाद 11:30 बजे नीतीश के आवास पर जेडीयू आरजेडी कांग्रेस की बैठक शुरू होती है, और 11:30 बजे ही सीएम जो कि इस्तीफा दे देते हैं, सीएम पद से इस्तीफा देने वाले कार्यकारी सीएम जो फिलहाल हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 11:30 बजे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम आरोप लगाते हैं नीतीश खेमे पर, और अराजक माहौल करने का आरोप लगाकर ये कहते हुए कि सदन में खून खराबा हो सकता था, इसलिए हमने इस्तीफा दिया। इसके बाद 11:43 पर विधानमंडल की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाती। पहली बार ऐसा कि अभिभाषण राज्यपाल का तैयार है, अभिभाषण देना है, लेकिन वो सत्र शुरू ही नहीं होता है, अभिभाषण भी नहीं दे पाते हैं, और सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 1:10 पर नीतीश के आवास पर बैठक खत्म होती है। सरकार के गठन पर मंथन, क्योंकि सरकार रास्ता साफ हो चुका था, अब राह आसान थी। 2 बजे नीतीश कुमार पीसी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार तमाम भड़ास निकालते हैं बीजेपी को लेकर, मांझी को लेकर। जरूर कहते हैं कि अच्छा होता वो अगर पार्टी को सपोर्ट करते। फिर जवाब में 3 बजे सुशील कुमार मोदी पीसी करते हैं और नीतीश पर एक एक वार का पलटवार करते हैं। 4:30 बजे का वक्त राज्यपाल से मिलने पहुंचते हैं नीतीश, निकलते हैं राजभवन के लिए, और 5 बजे कुछ देर पहले नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण के लिए वक्त मिलता है। बाहर आते हैं और ये वो जानकारी देते हैं कि उन्हें 22 फरवरी को शाम 5 बजे बुलाया गया। लेकिन हर खबर, जो भी खबर है, हर खबर सबसे पहले आपने देखी जी पुरवैया पर, सबसे सटीक और सबसे सटीक विश्लेषण के साथ भी। हमारे साथ अमित कुमार भी मौजूद हैं, जो कानून व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे और लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमित, आपने कभी इससे पहले इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखी? विधानसभा के बाहर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक को भी रोकने का ऐलान किया गया था। सुमित, देखिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो विधायक हैं उन्हें रोकने की कवायद नहीं थी, बल्कि जो चौंकाने वाली तस्वीर थी वो देखने को मिली। तकरीबन 6:10 पे हम सदन पहुंचे थे, और पहला जो लाइव था वो वहां से 7 बजे मुकर्रर किया गया था। तो उस दौरान जब हम वहाँ पहुँचे तो तमाम चीज़ों की जांच की गई, कैमरे की जांच की गई, ट्राइपॉड की जांच की गई, जितने भी तकनीकी सामान लेकर के हम जाते हैं सभी की जांच की गई। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर हमें देखने को मिली, जो पुलिसकर्मी, जो डीएसपी स्तर के अधिकारी भी जा रहे थे, एसपी रैंक के अधिकारी भी जा रहे थे, उनकी भी वाहनों की जाँच की जा रही थी, और ये कोशिश की जा रही कि सुरक्षा का जो पैमाना तय किया गया है उसे कोई भेद न पाए, और इसी को लेकर के ये कवायद की गई है। खुद एसएसपी जो हैं वो मौके पे बने हुए थे, सुबह से ही लगातार वो सदन के अंदर और बाहर नजर लगाए रखे थे। सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो चप्पे चप्पे पे लगाए गए थे, कहीं कोई विधायक ये सुरक्षा व्यवस्था को भेद न पाए, कोई शख्स इस सुरक्षा व्यवस्था को भेद न दे, इसको लेकर के कवायद चल रही थी। और उसके बाद से ये जो कवायद है वो सुबुगाहट शुरू हुई। तकरीबन 9 बजे एक एक करके विधायक जो है वो सदन में आने लगे। इसी बीच 10:10 पे हमारे जो सहयोगी हैं उनके तरफ से ये खबर आई, जो आनंद अमृतराज हैं, उन्होंने ये खबर सबसे पहले फ्लैश करवाया कि मांझी जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं, और उसकी पुष्टि सबसे पहले जी पुरवैया ने की। और उसके बाद वहां का जो नज़ारा था बिल्कुल बदल चुका था। जो जेडीयू समर्थक, जितने भी नीतीश समर्थक विधायक थे, जो मुंह पे काली पट्टी लगा करके वहां विरोध कर रहे थे, उनके बीच एक उल्लास का माहौल आ गया और सभी एक साथ जयकार लगाने लगे, और मांझी की हार पर एक तरह से कहा जाए तो जश्न मनाने लगे। बिल्कुल जश्न मनाने लगे। लेकिन क्या आपको लगा कि ऐसा कुछ, या फिर प्रशासन को ऐसा लगा होगा कि कुछ हो सकता है, इसलिए इतनी कड़ी व्यवस्था, सिविल सर्जन तक को बुलाया गया था? बिल्कुल, देखिए, सिर्फ सिविल सर्जन ही नहीं बल्कि
सादे लिबास में मार्शल की तैनाती की गई थी। तकरीबन 84 मार्शल लगाए गए थे, 2000 से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई थी, 325 महिला बटालियन जो है वो उतारे गए थे। उसके अलावा हम बात करें तो 5 घेरा पहली दफ़ा है सुमित, तकरीबन 12 साल से हम सदन की जो कार्रवाई होती है उसे कवर करते आ रहे हैं। तो 5 घेरा पहली दफ़ा सदन में बनाया गया था। एसटीएफ की तैनाती की गई थी, पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए थे, सीआरपीएफ के जवान उतारे गए थे और रह करके खुद डीजीपी स्तर के जो अधिकारी हैं, खुद डीजीपी जो हैं वो सदन में आए थे और वो मॉनिटरिंग कर रहे थे कि कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो, कहीं सुरक्षा में कोताही तो नहीं रह गई है। तो उसकी जांच उन्होंने खुद किया। एडीजी मुख्यालय वहां पे बने हुए थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बने हुए थे, तमाम आला अधिकारी जो हैं वो प्रशासनिक गलियारे के वो वहां पे आकर के जायजा लिए और उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 1 बजे जो समय निर्धारित किया गया है, मुकर्रर किया गया है कि राज्यपाल आएंगे और उनका अभिभाषण होगा, उससे पहले राजनीतिक गलियारे में राजनीतिक कहा जाए तो राजनीति करवट ले चुकी थी, मांझी इस्तीफा दे चुके थे और उसके बाद जो स्थिति थी वो सबके सामने थी। साकेत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, विधानसभा की कार्रवाई होनी थी, जरूर सत्र शुरू होता है, तमाम तैयारियां की जाती हैं, विधानसभा सचिवालय की ओर से भी तमाम अरेंजमेंट किए जाते हैं और स्पीकर भी वहां पर पहुंच रहे होंगे, तमाम विधायक भी पहुंच रहे होंगे। क्या वहां तैयारियों को लेकर कभी मतलब पहले कुछ सूचना मिली कि ऐसा हो सकता है या फिर सब कुछ तैयारियां चल रही थी, तैयारियां पूरी हो गई थी, किसी को यह अंदाजा नहीं था कि शायद जिस सत्र की तैयारी हो रही है वो सत्र बिना शुरू हुए अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाए? देखिए, बिल्कुल किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी, आभास भी नहीं था सुमित, क्योंकि जो राज्यपाल का अभिभाषण होना था सदन में 11 बजे से ये समय निर्धारित था कि राज्यपाल वहां पहुंचेंगे और जो राज्यपाल जब सदन में पहुंचते हैं तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और उसकी भी पूरी प्रॉपर तैयारी की गई थी। वहां पर तमाम जो पुलिस के जवान थे जो जिनको गार्ड ऑफ ऑनर देना था राज्यपाल को, वो भी वहां पर पहुंच चुके थे। बजाबता वो लाइन में खड़े भी हो गए थे कि और सिर्फ जो कह सकते हैं राज्यपाल के आने का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से सियासत ने करवट ली, जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद पूरा माहौल बदल गया। खुद कोई भी विधायक जो वहां पर मौजूद थे, चाहे वो बीजेपी के विधायक थे, जेडीयू के विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे, किसी के पास कोई भी थोड़ी भी भनक नहीं थी। अमूमन चूंकि बीजेपी ने समर्थन का दावा किया था कि वो समर्थन करेंगे जीतन राम मांझी को, लेकिन बीजेपी के भी जो शीर्ष नेता जो नंदकिशोर यादव की बात करें या चाहे इस तरह के तमाम जो नेता थे वो सदन में पहुंच गए थे, उन्हें भी इसकी भनक नहीं थी। तो ये समझ सकते हैं कि अचानक से ये जो करवट ली राजनीति ने वो काफी रोचक रहा। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी, मायने क्या है, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे आशुतोष से, लेकिन उससे पहले हम जरूर वो बयान भी सुनवाना चाहते हैं सीएम जीतन राम मांझी का और नीतीश कुमार का। जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद वो फिर से नीतीश से उन्होंने पूछा कि हमसे क्या भूल हुई जो हमें हटाने की कोशिश होती रही और नीतीश कुमार भीष्म पितामह क्यों बने रहे। तो नीतीश कुमार अपनी गलती के लिए माफी मांगते रहे। उन्होंने भी चाहा कि हम सत्ता संभालें और हमको मौका मिला था 15 महीना के लिए। 15 महीना में 3 महीना आचार संहिता में जाता, बाकी महीना काम करने का होता। हम काम करते, उस समय अगर हम पार्टी के लिए कुछ गलत साबित होते तो हमको जो सजा देनी थी हम देते। और यही माननीय नीतीश कुमार जी से कहा कि जब आप समझें कि जीतन मांझी ठीक काम नहीं कर रहा है, और कई चैनल में भी कहा है, आपको याद होगा, तो आप अपने श्री मुंह से कह दीजिए कि आप खराब कर रहे हो, हमें 1 मिनट भी इस्तीफा देने में हम चूकते नहीं। लेकिन वो भीष्म पितामह की तरह कि द्रौपदी का चिर हरण हो रहा था और भीष्म पितामह देख रहे थे, उसी प्रकार से हमारे श्रद्धेय नीतीश कुमार जी आज जीतन मांझी जो महादलित है, दलित है, अंतर पिछड़ा वर्ग समाज से आता है, उसकी प्रताड़ना हो रही थी, गालियां सुन दी जा रही थी, काम करने से रोका जा रहा था, उसके बावजूद भी अपने श्री मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। वैसी परिस्थिति में हमको लगा कि आज अपना मुंह ये भीष्म पितामह के रूप में है तो निश्चित रूप में है। हमको मैं फिर सार्वजनिक तौर पर अपने किए की गलती स्वीकार करता हूं और पूरे बिहार वासियों से मैं क्षमा मांगता हूं कि भाई मुझसे गलती हुई, माफ कर दीजिए। अब हम फिर कभी इस तरह के भावना में आकर कोई काम नहीं करेंगे। मैं इतना लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं।
आशुतोष हमारे साथ हैं। आशुतोष, सुबह से आपने गहमा गहमी देखी, तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचते रहे, तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचते रहे, उसके बाद अचानक ऐसा फैसला आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं, और इस्तीफा के बाद वो आते हैं और कहते हैं कि वो पहले भी कहते तो हम इस्तीफा देते थे। सवाल यही है, नीतीश कुमार भी पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कि अगर इस्तीफा देना ही था तो पहले क्यों नहीं? देखिए, अगर इस्तीफा पहले हो जाता तो शायद आज शहीद का दर्जा नहीं मिलता, और ऐसा जो नौबत आ गया है, ऐसी नौबत जो सामने आई है, यहाँ पर मांझी के साथ बहुत सारी सिंपैथी जुड़ी हुई है। आज लोग जो दलित लोग हैं या फिर और भी दूसरे समुदाय के जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो मांझी को एक अच्छे ओहदे पर देख रहे हैं। एक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो उनका था वो और ऊंचा हो चुका है, तो इसकी स्क्रिप्ट पूरी लिखी जा चुकी थी। लेकिन ये शहीद होना क्या नाखून कटवाकर शहीद होना जैसा है? देखिए, ऐसा नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा, इसलिए कि आपको अभी नीतीश कुमार का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, मैं हाथ जोड़कर पब्लिक से माफ़ी मांगता हूं, बिहार की जनता से माफ़ी मांगता हूं। शायद वो ये समझ रहे होंगे कि केजरीवाल टाइप जनता उन्हें दोबारा माफ़ कर देगी, जैसे केजरीवाल को माफ़ कर दिया और दोबारा गद्दी दे दी, उस तरह से इनको गद्दी मिल जाएगी। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, पूरी स्ट्रैटेजी के तहत हुई है सारी कार्रवाई। और आज भी अगर सदन में बहुमत पेश करने की नौबत आती तो पहले ही मांझी कह चुके थे कि खून खराबा की नौबत है, वाकई ऐसा होता। लेकिन उसके बावजूद भी 5-6 विधायकों से हो सकता था मांझी चूक जाते, ये भी माना जा सकता था। और बीजेपी का भी एक गेम प्लान था कि ठीक है, बीजेपी के गेम प्लान को हम समझने की कोशिश करेंगे आशुतोष, बारी बारी से। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, लेकिन ब्रेक से पहले हम खून खराबे जैसी जो बयान है, मैं उस पर अमित कुमार आपका एक कमेंट चाहूंगा। खून खराबे जैसी स्थिति थी, मांझी का यह आरोप है, आपने क्या देखा? व्यवस्था अगर इतनी कड़ी थी तो खून खराबा हो सकता था क्या? निश्चित तौर पे सुमित, सबसे बड़ी बात है कि ये आशंका सिर्फ मांझी की तरफ से नहीं जताई गई थी, बल्कि जो पुलिस महकमे के अधिकारी हैं, आईबी जो विंग है, उसके तरफ से भी जताई गई थी। आईबी ने भी अलर्ट कर दिया था मुख्यालय को कि खून खराबा हो सकता है, मार पिटाई हो सकती है, स्थिति पैनिक हो सकती है, बिगड़ सकती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एसएसपी ने डीएम से अनुरोध किया कि बड़े तादाद में डॉक्टरों की तैनाती कराई जाए, वहाँ पे मौजूद हों डॉक्टर। और जैसा कि हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्र ने भी जब यहाँ के सिविल सर्जन से बात करी थी तो उन्होंने ये कहा था कि 40 एम्बुलेंस जो हैं उन्हें अलर्ट पर रखा जाएगा। सदन के अंदर 3 एम्बुलेंस रहेंगे, बाहर 6 से 7 एम्बुलेंस रहेंगे। पहली दफा 8 यूनिट डॉक्टर, अमूमन 1 से 2 यूनिट डॉक्टर रहते हैं, लेकिन 8 यूनिट डॉक्टरों की नियुक्ति तैनाती की गई थी सदन के अंदर, और खुद सिविल सर्जन मौके पर बने रहने की बात उनके द्वारा कही गई थी। तो ऐसे में स्थिति को समझ सकते हैं, स्थिति बयां कर रही थी कि हालात क्या होते। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसको जो भी आशंका जताई गई थी उसको देखते हुए तैयारी मुकम्मल थी। एसएसपी 2000 से अधिक, बहुत कुछ हो सकता था लेकिन बहुत कुछ नहीं हुआ। लेकिन सियासत के लिए बहुत कुछ हो गया। मंथन जब होता है तो कहा जाता है कि अमृत भी निकलता है और विष भी, जहर भी। तो इस सियासी मंथन में अमृत किसके लिए निकला और जहर किसके लिए, हम इसका विश्लेषण करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाताओं से। एक छोटा सा ब्रेक। जीतन राम मांझी ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और पूछा नीतीश से कि हमसे क्या भूल हुई जो हमें हटाने की कोशिश होती रही और हमें आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। तो नीतीश सामने आए और कहा कि हमसे गलती हुई जो हमने त्याग पत्र दिया और हमने इस्तीफा दिया और हम इस गलती के लिए माफी मांगते हैं। लेकिन नीतीश की माफी पर बीजेपी ने सवाल पूछा है, सुशील मोदी ने पूछा है, और कितनी बार माफी मांगेंगे? मैं फिर सार्वजनिक तौर पर अपने किए की गलती स्वीकार करता हूं और पूरे बिहार वासियों से मैं क्षमा मांगता हूं कि भाई मुझसे गलती हुई, माफ कर दीजिए। अब हम फिर कभी इस तरह के भावना में आकर कोई काम नहीं करेंगे। मैं इतना लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं नीतीश जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वो नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए भी बिहार की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे?
क्या जिस जनादेश ने उनको 3/4 का प्रचंड बहुमत दिया था, उस प्रचंड बहुमत को तोड़ने के लिए, उस जनादेश का अपमान करने के लिए क्या नीतीश कुमार बिहार की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे? क्या नीतीश कुमार लालू यादव, जिनके खिलाफ लगातार वो लड़ते रहे और जिस कांग्रेस के खिलाफ जिनकी पूरी राजनीति रही पूरी जिंदगी की, क्या उनके साथ हाथ मिलाने के लिए क्या वो बिहार की जनता से माफी मांगेंगे? अगर वो ये 4 माफी अगर मांगे बिहार की जनता से, तब तो शायद बिहार की जनता माफ करने पर कुछ विचार कर सकती है। तो माफी मांगेंगे, माफी पर सवाल बीजेपी ने उठाया है। और क्या ये माफी जरूर जनता के दिल में नीतीश कुमार को फिर से जगह देगी? और क्या इस माफी से अगले चुनाव में नीतीश कुमार फिर से उनकी नैया पार लग पाएगी, सियासी नैया? आनंद, देखिए, कई सारी बातें छन कर अभी आएगी, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे आएगी। देखिए, एक बात तो साफ है कि 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने थे, तो वो अपने छवि के बदौलत दोबारा जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जबरदस्त सफलता मिली थी। एक बात इसमें यह जोड़ा जा सकता है कि उनके साथ बीजेपी का गठबंधन था। स्थितियां बहुत प्रतिकूल है नीतीश कुमार के लिए, लेकिन नीतीश कुमार आज के तारीख में आज भी बिहार की राजनीति में सबसे स्वच्छ छवि वाले चेहरे माने जाते हैं और आज भी उनके काम पर लोगों को भरोसा है, जैसा कि कई बार दबी जुबान में बीजेपी के नेता भी मानते हैं और तमाम तरह की बातें सामने आती है। बीजेपी से नीतीश कुमार को टक्कर इस बात को लेकर मिल सकती है सुमित, कि जीतन राम मांझी के रूप में जो सबसे बड़ा कार्ड बीजेपी के हाथ में लगा है, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती थी महादलित वोट, और उस महादलित वोट को अपने पाले में एक तरीके से बीजेपी ने फिलहाल कर लिया है। आने वाले समय में परिस्थितियां क्या होगी सुमित, कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि इस घाटे को नीतीश कुमार कंपनसेट कैसे करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। सवाल यह है कि इस पूरे सियासी खेल में कौन एक्सपोज हुआ? नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी एक्सपोज हो गई इस पूरे खेल में। सुशील मोदी ने कहा पलटवार करते हुए कि नीतीश कुमार एक्सपोज हो गए। और आज बीजेपी बड़ा भारी कास्ट कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। तो भाई, बिहार में तो दलित महादलित समाज के मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके हैं, भोला पासवान शास्त्री जी, रामसुंदर दास जी, लेकिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर पहली बार एक दलित, जो बाद में महादलित श्रेणी में आए, वो विराजे हैं। और उनके निष्पक्ष निर्णय पर और जिस ढंग से उन पर हमला किया, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, ये क्या महादलित का सम्मान है? आज वो बीजेपी से कह रहे हैं कि बीजेपी कास्ट कार्ड खेल रही है, तो महादलित को मुख्यमंत्री बनाते समय तो बड़ा जोर शोर से प्रचार किया गया कि हमने एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया है, और आज जब ये दांव उन पर उल्टा पड़ रहा है तो कह रहे हैं कि बीजेपी कास्ट कार्ड खेल रही है। कह रही कि केंद्र के नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ये सारी स्क्रिप्ट लिखी गई। तो भाई, मांझी जी को मुख्यमंत्री आपने हमसे पूछकर नहीं बनाया, नरेंद्र मोदी से पूछकर उनको हटाया नहीं। दिल्ली जाने के पहले ही जीतन राम मांझी और शरद यादव, नीतीश कुमार की समझौता वार्ता फेल हो गई। उसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी कहां थे? भारतीय जनता पार्टी का जो गेम प्लान था वो फेल कर गया और वो बुरी तरह एक्सपोज्ड हुए हैं। और हम लोग बार बार यही मांग कर रहे थे कि विधानसभा में वर्तमान सरकार के बहुमत का फैसला बजट सत्र के पहले कर दिया जाना चाहिए। एक्सपोज इसलिए हो गए कि पहले तो उन्होंने इस्तीफा दिया, नैतिकता की बात कही, महादलित को मुख्यमंत्री बनाया, महादलित का महिमा मंडन किया, और फिर 8 महीने के भीतर ही एक महादलित मुख्यमंत्री को हटाने का षड्यंत्र जो है और दल के भीतर रचा जाने लगा। तो उनकी नैतिकता एक्सपोज हुई है, उनका दलित प्रेम एक्सपोज हुआ है। कौन खेल रहा है कास्ट कार्ड और कौन एक्सपोज हुआ? दलित महादलित के इर्द गिर्द पूरा सियासी खेल चलता रहा और अभी भी चल रहा है। सवाल है कि किसको नफा किसको नुकसान। अमित, देखिए सुमित, जहां तक एक्सपोज वाली बात है, बयान है दोनों नीतीश कुमार और सुशील मोदी के, तो जो मुझे लगता है और तमाम बिहार की जनता को लगता है कि यहां पर तमाम पार्टियां एक्सपोज हो गई हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो, लालू प्रसाद यादव हो।
जो नेता कभी विकास की बात करने लगे थे, बिहार में विकास की बात होने लगी थी, फिर से जब से जिस दिन से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया उसके बाद से आप देखिए जीतन राम मांझी खुद जातिगत राजनीति कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने जातिगत राजनीति किया और बीजेपी ने भी जातिगत राजनीति की, और लालू यादव तो पहले से जातिगत राजनीति करते आ रहे हैं। बिल्कुल, और रामविलास पासवान भी हमेशा उनका भी एक बेस वोट बैंक रहा। पासवान वोट के सहारे वो आगे बढ़ते रहे और उनकी भी जातिगत राजनीति के इर्द गिर्द ही सियासी करियर रहा, बिहार में माना भी जाता रहा। क्या लेकिन इस पूरे सियासी उथल पुथल का असर पड़ेगा तमाम जो ध्रुव बिहार के सियासी ध्रुव रहे और हैं उस पर? हमारे साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव भी मौजूद हैं जिन्होंने लगातार इस खबर पर नजर बनाई हुई थी। आशुतोष के साथ है मौजूद। आशुतोष, रुपेंद्र से हम जानना चाहेंगे रामविलास पासवान की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि एक मुश्त वोट माना जा रहा है कि मांझी ने अपने पक्ष में कर लिया, नीतीश भी जरूर, नीतीश और लालू एक साथ मिलकर उस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। बीजेपी ने महादलित सीएम का नाम लेकर सपोर्ट कर अब बीजेपी ने भी उसमें सेंध लगाने की कोशिश की है। बचा क्या रामविलास पासवान के पास? देखिए, वाकई रुपेंद्र से हम बात करेंगे। रुपेंद्र, जिस तरह से दलित पॉलिटिक्स चल रही है अभी स्टेट में, आपको लगता है कि वाकई यहाँ पर रामविलास पासवान को भी असर पड़ सकता है, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर भी असर पड़ सकता है मांझी प्रकरण का? एकदम, जिस तरह से ये चल रहा है उससे रामविलास पासवान हो या लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार का, है कि नीतीश कुमार ही ने बंटवारा किया दलित और महादलित का, और रामविलास पासवान की बात करें वो हमेशा ये कहते थे कि ऐसा बंटवारा ना हो, और यही कारण था कि जीतन राम मांझी एक प्लेटफॉर्म पर दोनों को लाने की कोशिश की है। लेकिन अब असर पड़ेगा, और खुल के बता दें कि जहां मांझी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं आपको लोजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने खुलकर बोला है कि मांझी अगर मेरी पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, और उनके साथ जो लोग हैं वो भी अगर आना चाहते हैं तो वो भी आए, लेकिन कुछ जो ऐसे लोग हैं उन पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यानी मांझी से डर अब दिखने लगा है वैसे लोगों को जो महादलित की राजनीति करते थे, जो पिछड़ों की राजनीति करते थे। बिल्कुल, जो भी दलित और पिछड़ों की राजनीति करते थे उनको मांझी से अब डर लगने लगा है, और 28 तारीख को जो साफ तौर पर मांझी ने कह दिया है कि वो घोषणा करेंगे, और घोषणा में ये रहेगा वो पहले जो भी लोग आएंगे उनसे ये कहेंगे कि मैं बीजेपी में शामिल हूँ या बीजेपी एक पार्टी बनाऊँ और बीजेपी के साथ जाऊँ, लेकिन उनके साथ जो चलने वाले लोग हैं, जो विधायक हैं, उनका जो मत है वो एक नहीं है। ठीक है आशुतोष, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन डर इस शब्द का इस्तेमाल किया आपने, क्या डरने लगे हैं? और अगर आज मांझी ने इस्तीफा दिया तो क्या वो हार कर भी जीत गए हैं? साकेत, क्या डर सब रहे हैं? बीजेपी भी अगर झुक रही है, इसका मतलब नीतीश कुमार को भी लग रहा होगा कि फैसला, भले ही वो फैसले में जीत गए हों, लेकिन बहुत कुछ वो खो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल सुमित, मैं पिछले दिनों जो बातचीत हुई थी उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि एक बयान दिया था शकुनी चौधरी ने कि जीतन राम मांझी आग है। उनका जो ये बयान था वो कई मायने थे उस बयान के सुमित, क्योंकि जिस समुदाय से, जिस वर्ग से जीतन राम मांझी आते हैं, उस वर्ग का वोट बैंक बिहार में 22% के आसपास है। ऐसे स्थिति में अगर जीतन राम मांझी के साथ कोई छेड़छाड़ होती है या उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है तो सीधा इसका इम्पैक्ट दिखेगा उस वोट परसेंटेज पे। और ऐसा अगर होता है बिहार में सुमित, तो ये नीतीश कुमार का जो सोशल इंजीनियरिंग है उस पर सबसे बड़ा सवाल उठेगा इससे, क्योंकि ये जो वोट बैंक है सुमित, वो नीतीश कुमार के साथ हमेशा से रहा था, और अब जिस तरह से जीतन राम मांझी का कद बढ़ा है उसके बाद अब लग रहा है कि ये तमाम, क्योंकि कल जो एक कार्यक्रम हुआ था, मैं उसका भी जिक्र कर दूं। पूरे प्रकरण में जो आशुतोष कह रहे हैं कि शहीद, इसके बाद शायद वोट बैंक जो कहा जा रहा था कि पहले ही बहुत ज्यादा पक्ष में आ चुका है मांझी के पक्ष में दलित महादलित, वो और ज्यादा आएगा और इससे नीतीश को नुकसान। देखिए, बिल्कुल, मैं वही बोलने भी जा रहा था कि कल जो एक कार्यक्रम था वहां पर दलित चेतना का कार्यक्रम था, उस समागम का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें तमाम जो लोग थे जो वहां पर पहुंचे थे, उनमें जो एग्रेशन दिख रहा था सुमित जीतन राम मांझी को लेकर, वो एक बहुत कह सकते हैं संकेत जो है वो साफ दे रहा था कि जीतन राम मांझी का चेहरा बिहार में अब दलित महादलित का चेहरा बन चुका है, और जो 22% जो वोट बैंक है जिसकी सियासत लगातार तमाम पार्टियां करती रही है, उसे अपने पाले में लाने की कोशिश करती रही है, उस पर जीतन राम मांझी का पूरा असर हुआ है। और इस डैमेज को नीतीश कुमार किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैसे कंट्रोल करेंगे? आनंद, मैं बहुत छोटा सा जवाब, एक
छोटा सा ब्रेक है। देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति को जो लोग समझते हैं, नीतीश कुमार कोई भी फैसला बहुत सोच समझ के लेते हैं। अगर उन्होंने उनसे जीतन राम मांझी छिटके हैं तो 6 महीना का वक्त है सुमित, आप इस वक्त को आप ऐसे यूं ही नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इस 6 महीने में उनकी पूरी कोशिश होगी कि मांझी के बदले में कोई ऑल्टरनेट तैयार कर लें, या फिर कुछ ऐसे फैसले कर सकते हैं नीतीश कुमार जो इस खास वोट बैंक को अपने पाले में फिर से कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि जातीय राजनीति से हटकर विकास की ओर फिर से ले जाए। एग्जैक्टली, मैं यही बात बोलने जा रहा था। लेकिन क्या यह संभव है लालू प्रसाद यादव के साथ रहकर? देखिए, कई तरीके समस्या होगी और सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि नीतीश कुमार का केंद्र के साथ जो संबंध है, कई बार ऐसी समस्या आएगी जब वो घोषणा करेंगे उसके बाद केंद्र का सहयोग कैसा रहेगा, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप घोषणा पे घोषणा करते जाओ और घोषणा को पूरा नहीं करेंगे तो 8 महीने के बाद जब चुनाव होगा स्थितियां फिर से उनके खिलाफ जा सकती है। तो नीतीश कुमार के सामने दोहरी चुनौती है, जीतन राम मांझी का ऑल्टरनेट तैयार करना और 8 महीने में बिहार की जनता को यह भरोसा दिलाना कि मैं फिर से वही नीतीश कुमार हूं जो आपके विकास के लिए लगातार काम सवाल लालू प्रसाद यादव को लेकर भी है। आरजेडी का रुख क्या होगा? लालू प्रसाद यादव की राजनीति आगे आने वाले दिनों में क्या होगी? संभावनाओं का खेल हमेशा से राजनीति को कहा जाता रहा है। जहां कभी लालू नीतीश दुश्मन होते थे, आज दोस्त हैं। तो क्या आगे आने वाले दिनों में मांझी लालू दोस्त हो सकते हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है? और क्या यही वजह है कि लालू चुप रहे मांझी को लेकर और अभी भी चुप्पी साधे हुए रहे, मांझी को लेकर तल्ख हमला नहीं करते रहे? समझने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मांझी ने सीएम पद से इस्तीफा दिया तो फिर नीतीश पर निशाना साधा उन्होंने पीसी में, लेकिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर भी आज बोले और कहा कि कभी मेरे पक्ष में बोलने वाले लालू को अचानक क्या हो गया कि वो चुप हो गए। वहीं लालू ने भी प्रतिक्रिया देते हुए सधे हुए अंदाज में प्रतिक्रिया दी और कहा कि मांझी पहले ही इस्तीफा देते तो अच्छा होता। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को जो हाल तक उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का सबसे निचले पैदान पर रहने वाले जीतन मांझी को मौका मिला है तो हम इसको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन इधर 15 दिन में पता नहीं कौन करिश्मा हुई, किस तरह की बातें आई कि उन्होंने भी चुप लगा दिया। दिन पहले ही मांझी जी को इस्तीफा कर देना चाहिए था। ये बीजेपी के चक्कर में पड़ के अपना भी भविष्य गंवाए। खैर, जो भी हुआ स्वागत है, मिलजुल करके काम करिए, बीजेपी को हराने में लगिए। मिलजुल कर काम करिए, जो भी है स्वागत है। अमित, आरजेडी क्या अभी भी कुछ संभावनाएं तलाश रही है मांझी के बहाने और नीतीश के साथ होकर भी कुछ एक राह खोलकर रखना चाह रही है, राह चुनाव के लिए? जी देखिए, फिलहाल तो लालू प्रसाद यादव नीतीश के साथ हैं, इसमें कहीं से दोहमत नहीं है। लेकिन राजनीति है सुमित, और लालू यादव सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं बिहार की राजनीति में, चाहे वो नीतीश हो, सुशील मोदी हो या जीतन राम मांझी हो। तो निश्चित जो आपने कहा कि एक ऑप्शन खोल कर रखना चाहते हैं, इसलिए आप देखिए जब लालू प्रसाद यादव पटना आए थे तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम मांझी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, बोलना नहीं चाहते, वो अच्छे व्यक्ति, हमारे अंडर उन्होंने काम किया है। मांझी पर सीधा हमला नहीं था, हमला उस दिन पर भी बीजेपी पर भी था, और आज भी जब मांझी ने लालू यादव पर हमला किया है तब भी आज हमला बीजेपी पर है। यानी साफ है लालू यादव एक ऑप्शन खोले रखना चाहते हैं। और देखिए, एक जो बार बार एक खबर आ रही है कि आरजेडी शामिल हो सकती है सरकार में, तो जहां तक अभी तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, आरजेडी के सूत्र बता रहे हैं कि लालू यादव ने साफ इनकार कर दिया है। क्योंकि अभी देखिए, नीतीश के साथ अगर वो गवर्नमेंट में जाते हैं तो कोई सीएम तो होगा नहीं, आरजेडी का डिप्टी सीएम हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसे में अभी से नीतीश कुमार को एज ए सीएम लालू यादव मान ले, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और एक ये भी मैसेज देना चाहेंगे लालू यादव। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है कि वो बस नीतीश के साथ विलय की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। बाद में क्या दिक्कतें आएंगी, आ सकती हैं, हो सकता है कि आसानी से प्लान होगा चुनाव के लिए लालू प्रसाद यादव के दिमाग में। लालू यादव का प्लान अभी यही है कि किसी तरह नीतीश कुमार के साथ जाए, लेकिन वो अभी पत्ते खोल नहीं रहे। लेकिन महादलित वोट खिसकने का डर उन्हें भी तो है। निश्चित रूप से महादलित वोट खिसकने का डर नहीं रहता तो मांझी पे डायरेक्ट हमला करते। तो मांझी किसके हैं? मैं बहुत छोटा जवाब चाहूंगा, मांझी किसके होंगे? अभी फिलहाल कहीं नहीं है, अलग पार्टी बनाने की जरूरत बात की है, बीजेपी भी डोरे डाल रही है। रुपेंद्र हमें बता रहे हैं, रुपेंद्र, मांझी किसके होंगे? रामविलास पासवान भी आप कह रहे हैं कि डोरे डाल रहे हैं।
जी, एक तरफ से देखा जाए तो बीजेपी ने भी डोरे डाल कर रखे हैं और सारा एक तरह से बीजेपी के प्लान के तहत सारा चीज़ हो रहा है। और आज रामविलास पासवान के जो छोटे भाई हैं वो प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मांझी हमें स्वीकार हैं। बस नरेंद्र सिंह और साबिर अली पर उन्होंने एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि वो दो लोगों को छोड़कर हमें सब स्वीकार हैं जो मांझी के साथ है। तक कहीं ना कहीं मैं मांझी आपको कहा जाए, लेकिन मांझी का जो प्लान है वो 28 को क्लियर होगा। और बिल्कुल सब कुछ मांझी पर डिपेंड है, लेकिन फिलहाल नीतीश को छोड़कर सभी मांझी को अपनाना चाह रहे हैं। नीतीश के साथ जो भी है, आरजेडी के लिए भी आप कह रहे हैं कि मांझी को अपना सकते हैं। आने वाले दिनों में मांझी और लालू साथ हो सकते हैं। देखिए राजनीति है सुमित, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपका सवाल था कि मांझी किसके होंगे, मेरे ख्याल से मांझी किसी के नहीं है, मांझी खुद के हैं। क्योंकि आप देखिए आज बीजेपी को भी उन्होंने थैंक्स बोलने से इनकार कर दिया। बाकी नेता नरेंद्र सिंह, राजीव रंजन जो विधायक हैं वो उन्होंने थैंक्स कहा, लेकिन मांझी ने वो थैंक्स नहीं कहा बीजेपी को। यानी मांझी खुद की राजनीति करते आ रहे हैं और मांझी आगे भी खुद की राजनीति करेंगे। ठीक है, मैं आखिरी सवाल साकेत आपसे करूंगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर आप सबकी नजरें, जो अब तक धुंधली तस्वीर थी वो तस्वीर साफ हो गई है। तस्वीर अब सरकार की, लेकिन सरकार के अंदर की तस्वीर धुंधली है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या संभावना है? आरजेडी कांग्रेस भी है और खुद की नेता भी है, और जिन्होंने शायद इस उम्मीद में सपोर्ट किया कि मंत्री बन जाएंगे। देखिए बहुत मुश्किल होगा मंत्रिमंडल विस्तार की जब बात आएगी, काफ़ी मुश्किल नीतीश कुमार के सामने होगी। एक तो उनको पार्टी में तमाम जो लगातार ये आरोप भी लग रहे थे कि सभी कई नेताओं को मंत्री पद का ऑफर दिया गया है, तो ऐसे तमाम लोगों को खुश करना होगा नीतीश कुमार को। और उसके साथ साथ जीतन राम मांझी का जो जगह खाली हुआ है उसका भी पैचअप नीतीश कुमार को करना है इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। आखिरी 30 सेकंड हमारे पास है। मैं सभी संवाददाताओं से, अपने सभी सहयोगियों से मैं पूछना चाहूंगा, कौन जीता, कौन हारा, 20 का बॉस कौन बना? आनंद आपसे शुरू करते हैं। नीतीश, लालू, बीजेपी, कौन? और एक लाइन का तर्क मुझे चाहिए। 8 महीने के बाद जनता फैसला कर दी। लेकिन सुमित, मेरा सवाल एक आपसे है कि कल्पना कीजिए कि जब नीतीश कुमार सीएम बनकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं तो उस समय मंजर क्या होगा? मंजर क्या होगा, लेकिन आपके मुताबिक शायद हो सकता है उसका भी तोड़ क्या होगा? नीतीश, लालू, बीजेपी, कौन जीता, कौन हारा? आप आनंद। मेरे खिलाफ इस बात के लिए इंतजार करना होगा सुमित, अभी फैसला नहीं हुआ। साकेत। देखिए बिल्कुल अभी जो पूरी सीन दिख रही है उसमें तो ये लग रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन आगे इनके सामने कई चुनौतियां होंगी। ठीक है, आपसे भी जानना चाहूंगा ये बस देखिए लालू, नीतीश या इंतजार करना होगा, चुनाव में जनता तय करेगी। अमित आपके पास? मेरे ख्याल से देखिए इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं लालू यादव ड्राइविंग सीट पर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो बिहार की जनता अभी इंतजार करना होगा। रुपेंद्र, बिल्कुल आपके मुताबिक भी इंतजार करना होगा। देखते हैं 20 का बॉस कौन बना, क्योंकि मांझी हार कर भी जीत गए क्या, या फिर नीतीश जीत कर भी हार गए। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में सियासत किस करवट बैठती है। फिलहाल ये हम आपको यकीन दिलाते हैं, हमारे अपने संवाददाताओं की तरफ से यकीन हम आपको लगातार दिलाते हैं कि कोई भी खबर होगी सबसे पहले सबसे सटीक आप तक पहुंचेगी। देखते रहिए जी पुरवैया। आप सभी का शुक्रिया।